नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। हम लोग बात करेंगे नक्षत्र के ऊपर। अब हमारे जो आने वाले कुछ एपिसोड होंगे वो नक्षत्र सीरीज पर आधारित होंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे नक्षत्र क्या होता है, कितने प्रकार के हैं, क्या उनके गुण दो स्वभाव हैं, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र का क्या महत्व है, प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी लाने में कितने सहायक होते हैं, क्या क्या उनके रोल हैं। आगामी कुछ एपिसोड्स में उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज एक नक्षत्र सीरीज का ये प्रारंभिक वीडियो है जिसको हम लोग इस सीरीज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, सबसे जो बेसिक एलिमेंट्री चीज है वो ये कि पहले जाना जाए कि नक्षत्र है क्या और नक्षत्र का रोल क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र में हम लोग राशि और ग्रहों की मदद से प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन अगर इसमें नक्षत्रों को समाहित ना किया जाए, जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वैदिक ज्योतिष के आधार पर, इसमें अगर नक्षत्र वाला फैक्टर इंक्लूड ना किया जाए तो जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें वेरिएशन आ सकता है। जो हम बात कह रहे हैं वो डाइल्यूट हो सकती है या उसका फल जो हमने बताया उससे ज्यादा हो सकता है। जिस प्रकार राशि और ग्रहों का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसी प्रकार से नक्षत्र का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और अगर हम प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी की बात करें, जो हम किसी के बारे में प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं उसमें एक्यूरेसी की बात करें, सटीकता की बात करें, तो उसमें नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे सहायक चीज है। मतलब जो हम रिजल्ट किसी कुंडली में अबाउट प्रेडिक्ट करते हैं उसमें एक्यूरेसी लाने में नक्षत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुंडली अध्ययन में, कुंडली की एनालिसिस करने में जो सूक्ष्म स्तर का अध्ययन होता है, जो डीपर लेवल की जो एनालिसिस होती है वह नक्षत्र पर आधारित होती है। तो नक्षत्र की मदद से हम अपनी फलादेश में सटीकता ला सकते हैं, एक्यूरेसी ला सकते हैं, किसी होने वाली इवेंट की टाइमिंग की एक्यूरेसी को पकड़ सकते हैं। भविष्य में कोई इवेंट होना है या कोई इवेंट हुआ है, उसकी टाइमिंग को लेकर के एक्यूरेसी नक्षत्र की मदद से आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नक्षत्र है क्या। तो नक्षत्र का कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमें राशि का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जो हमारा ये ब्रह्मांड है, जो हमारा भचक्र है, इसको 360 डिग्री का एक सर्कल मान लिया गया, एज्यूम किया गया। तो राशियों का वर्गीकरण कैसे हुआ, हमारे पता है जैसे हमारी 12 राशियां होती हैं, तो प्रत्येक राशि का वर्गीकरण इस आधार पर हुआ कि पहले तो हमने इस ब्रह्मांड को, एक भचक्र को 360 डिग्री का एक सर्कल मान लिया, और जब हमने इसके 12 डिवीजन किए तब राशियां निकल के आई। और हर एक राशि की साइज जब हम 360 डिग्री से 12 को डिवाइड करेंगे तो जो हर एक डिवीजन बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का, जिसे हम राशि कहते हैं। और 12 राशियां होती है मेष से लेकर के मीन तक। और राशियों की मदद से और ग्रहों की मदद से हम कुंडली विश्लेषण करना, कुंडली के एनालिसिस करना, ये सारा काम करते हैं। लेकिन जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि फलादेश में सटीकता का आना, फलादेश सटीक होना, एक्यूरेट होना। अब अगर देखा जाए तो किसी लग्न में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो अब अगर यह कह दिया जाए कि उस लग्न के अंतर्गत जितने बच्चे जन्म लिए हैं सबका स्वभाव एक समान होना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। भाई एक जनरल आदमी कह सकता है भाई सबका लगन एक है,
तो गुण दोष स्वभाव भी सबका एक प्रकार का होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो हमें कुंडली विश्लेषण के लिए, कुंडली की एनालिसिस करने के लिए राशि से और ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ करके और सूक्ष्म स्तर पर जाने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता हुई, किसी और चीज की मदद की आवश्यकता हुई कि हम जो हमारी राशि है उसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ करके और सूक्ष्म स्तर तक आगे बढ़ सके और गहराई में जा सके और डीपर लेवल में जा सके, जिससे हम आपको फलादेश में सटीकता लाने में मदद मिले। मित्रों, तारों का कॉन्सेप्ट नक्षत्र आधारित है। तारों के कॉन्सेप्ट पे जो ये मित्र तारों का समूह आप आसमान में देखते हैं, वस्तुतः ये हमारे सौरमंडल से काफी दूर है, सूर्य ग्रह से काफी दूरी पर है। लेकिन जब आप इन तारों के आप देखेंगे आसमान में रात्रि में जो तारों के समूह होते हैं, आप उनको देखिए तो सब स्थिर प्रतीत होते हैं, सब स्थिर रहते हैं। और जब आप काफी गौर से देखेंगे तो आप अगर गौर से देखिए तो जो कुछ तारे हैं, चूंकि तारे स्थिर हैं, स्टैटिक है अपने दर पे, तो जब कुछ तारे का समूह मिलकर के जब आप उसको बहुत गौर से देखते हैं तब लगता है आपको कि वो जो तारों का समूह मिलकर के किसी न किसी प्रकार की आकृति की संरचना कर रहे हैं। किसी न किसी आपके मन में उन तारों के समूह को देख करके एक अवधारणा बनेगी कि इन तारों के समूह से ये इमेज बन के आ रही है। इन तारों के समूह की मदद से जो आसमान में आप देखेंगे तारे जो दिखाई देते हैं, कुछ तारों का छोटा छोटा समूह मिलकर के एक टाइप की डिजाइन क्रिएट करता है, एक आकृति का निर्माण करता है। जब उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब ऐसा लगता है कि जो तारों का समूह है किसी प्रकार की आकृति का निर्माण कर रहे हैं। चूंकि हमें आवश्यकता थी ज्योतिष शास्त्र में फलों में सटीकता लाने की, एक्यूरेसी लाने की, तो कुछ न कुछ और ऐसा चाहिए था कि जब हम राशियों के स्तर से और अंदर जाकर के एक स्टेप और आगे बढ़ करके सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन कर पाए और डीपर लेवल पर जाकर के किसी चीज की एनालिसिस कर पाए। इसी चीज के लिए हमें राशियों से भी एक स्टेप और बढ़ करके और सूक्ष्म स्तर के लिए, सूक्ष्म अध्ययन के लिए हमें कुछ चाहिए था, कुछ आधार चाहिए था। तो वहां पे नक्षत्र ने हमारी मदद की, और नक्षत्र है तारों के कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो आप छोटे छोटे तारों के समूह को देखेंगे, जो बहुत गौर से देखेंगे, तो किसी न किसी प्रकार की आकृति की संरचना का निर्माण करते हुए आपको प्रतीत होंगे। तो इन्हीं आकृतियों की संरचना के आधार पर जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसको हमने एज्यूम किया है 360 डिग्री का, इसका हमने फिर से डिवीजन किया। एक डिवीजन हुआ था जिसमें राशियां उद्गम हुई, राशियां निकल आ गई, 12 राशियां होती में से लेकर के मीन तक। लेकिन हमें और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, सूक्ष्म स्तर की एनालिसिस की आवश्यकता महसूस हुई। तो हमें ये आधार मिला, जो हमें आधार चाहिए था वो मिला नक्षत्र के रूप में। और नक्षत्र क्या है? वो तारों का समूह है। तो उन तारों का समूह, जो छोटे छोटे समूह जो आकृतियां बना रहे हैं किसी प्रकार की, क्योंकि तारे स्थिर अपने अपने दर पे, तो उन आकृतियों के आधार पर हमारे भचक्र को फिर से डिवाइड किया गया। जो 360 डिग्री का जो भचक्र था उसको फिर से डिवाइड किया गया। अब इसके 27 डिवीजन हुए, क्योंकि नक्षत्र मित्रों 27 नक्षत्र होते हैं। जो ये आप देखते हैं तारों के जो छोटे छोटे समूह होते हैं, इसमें से 27 तारों के समूह ऐसे थे जिसको सिग्निफिकेंट माने गए, महत्वपूर्ण माने गए, और इन्हीं को आधार मान करके, ध्यान दीजिएगा, 27 ऐसे तारों के समूह हैं जिनके द्वारा जो आकृति बन रही, जिन आकृति की संरचना हो रही है, वह सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं 27 जो आकृतियां आसमान में बन रही तारों के समूह के द्वारा, इनको आधार मान करके हमारे भचक्र को डिवाइड किया गया, जो कि 360 डिग्री का है। तो अब जो भचक्र का डिवीजन हुआ, इसमें जो हमने तारों के समूह को आधार मान करके, तारों के समूह द्वारा बनाई हुई आकृतियों का आधार मान करके
27 उन आकृतियों को जो कि हमें आसमान में दिखने पर सिग्निफिकेंट प्रतीत होते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं, आशयपूर्ण लगती है वो डिजाइन, वो आकृतियां आशयपूर्ण लगती हैं। ऐसे 27 ऐसे तारों के छोटे समूह हैं जिन्होंने ऐसी आकृति का निर्माण किया है जिसको आधार मान करके भचक्र को डिवाइड किया गया 27 पार्ट में। और सब इन्हीं तारों की आकृतियों को, जो तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं, इन्हीं को ही नक्षत्र का नाम दिया गया, इस आधार पर जैसे वो आकृति बना रहे हैं। जो तारों का समूह जिस प्रकार की आकृति बना रहा है उसके आधार पर उस नक्षत्र का नामकरण हुआ। तो 27 प्रकार के नक्षत्र में उद्गम हुआ इस भचक्र के डिवीजन से। जैसे कि यहां नाम लिखे हुए हैं, 27 प्रकार के नक्षत्र का उद्गम हुआ। और हर एक नक्षत्र का जो साइज निकल के आया वो है 13 डिग्री 20 मिनट का। तो हर एक नक्षत्र का जो साइज निकला 13 डिग्री 20 मिनट का साइज निकला। और मैं तो नक्षत्र के भी फर्दर सब डिवीजन हो गए। तो पहले तो हमारे जो तारों का समूह का आधार मान करके 27 डिवीजन हुए और इनका फर्दर सब डिवीजन हो गया, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र में कुंडली विश्लेषण में सटीकता लाने के लिए, इक्यूरेसी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें हमारा हेल्प किया नक्षत्र ज्योतिष ने। और उस नक्षत्र ज्योतिष में भी हमने पहले बताया आपको हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। लेकिन यहां ये पे ही हम नहीं रुके, सिर्फ इतने पे ही संतुष्ट नहीं हुए। हमें लगा कि हम और एक स्टेप आगे बढ़कर के और सूक्ष्म स्तर पर जा सकते हैं और डीपर लेवल पर जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो नक्षत्र था उसका फर्दर सब डिवीजन हुआ। तो हर एक नक्षत्र में 4 चरण बन गए, 4 पद बन गए। तो हर एक, मैंने बताया 27 नक्षत्र हो गए और हर एक नक्षत्र के फर्दर सब डिवीजन हुआ, जिसको हम चरण कहते हैं, पद कहते हैं। और हर एक चरण और हर एक पद बराबर आपका 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा भचक्र था, सबसे पहले फॉर्म में डिवीजन हुआ, उसके 12 डिवीजन हुए जहां से राशियों का उद्गम हुआ। तो हमें लगा कि फलों में सटीकता लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए हमें और सूक्ष्म स्तर पर जाना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा आधार चाहिए था, वो आधार मिल गया तारों के समूह के रूप में। चूंकि तारों का समूह हमारे सौरमंडल से काफी दूर है, तो जो प्रभाव, जो असर हमारे ज्योतिष शास्त्र में राशियों और ग्रहों का आता है उतना नक्षत्र का नहीं आ पाता, क्योंकि तारों का समूह हमारे सौरमंडल से काफी दूरी पर है। लेकिन जो हम ज्योतिष शास्त्र में राशियों और ग्रहों के आधार पर जो फलादेश करते हैं, उसके फल को डाइल्यूट कर देना या उसके फल को बढ़ा देने का काम नक्षत्र करते हैं। नक्षत्र करते हैं। या फिर जैसे कोई लगन, किसी व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न में हुआ है, तो कर्क लग्न में सभी बच्चों का जन्म जिनका हुआ, सबका गुण स्वभाव एक समान नहीं होता। तो इसमें और सूक्ष्म स्तर पर एनालिसिस करने में नक्षत्र ज्योतिष ने हमारी मदद की। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया 27 नक्षत्र हो गए। हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए। हर एक नक्षत्र का साइज 13 डिग्री 20 मिनट का है और नक्षत्र का जो फर्दर सब डिवीजन में जो चरण बन के आए, पद बन के आए, हर एक चरण का साइज 3 डिग्री 20 मिनट का है। अब इसको राशियों के सापेक्ष कंपैरिजन करके देखिए। एक राशि जो कि 30 डिग्री की है और एक नक्षत्र जो कि 13 डिग्री 20 मिनट का है और उसका फर्दर सब डिवीजन हुआ चरणों के रूप में, और हर एक चरण की जो साइज है वो 3 डिग्री 20 मिनट की है। और लेकिन पूरा भचक्र में ही राशि और नक्षत्र दोनों विद्यमान है। तो इनका क्लासिफिकेशन ऐसे हुआ, इनका वर्गीकरण इस प्रकार से हुआ कि हर एक राशियों के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। हर एक राशियों के अंतर्गत, राशियां तो हमारा मेजर ग्रुप हो गया, जिसे हम कहेंगे आउटर लेवल का जो ग्रुप कह सकते हैं, मेजर ग्रुप कह सकते हैं। और इसी के अंदर नक्षत्र नाम का सब ग्रुप बना, क्योंकि भचक्र का फर्दर सब डिवीजन हुआ था। अब उस नक्षत्र को अगर हम हर एक राशि में फिट करने की कोशिश करें
तो हर एक राशियों के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि राशि की साइज है 30 डिग्री की और हर एक नक्षत्र की साइज कितना है, 13 डिग्री 20 मिनट की है। तो 2 नक्षत्र को जोड़ देंगे तो 26 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा। तो अभी भी 3 डिग्री 20 मिनट की जगह बची है, तो एक नक्षत्र और आ जाएगा इसमें। लेकिन अब यहां पे एक बात छन के आती है कि हर एक राशियों में 3 नक्षत्र आएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी नक्षत्र के पूरे 4 चरण आ जाए। अब नक्षत्रों के चरण राशियों में आगे पीछे हो सकते हैं। किसी नक्षत्र के कोई 2 चरण किसी राशि में आए और उसके अगले 2 चरण किसी राशि में आए, या कई बार ऐसा भी होता है कि नक्षत्र के चारों चरण किसी राशि के अंतर्गत आ गए। भाई, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो अगर एक नक्षत्र की साइज 13 डिग्री 20 मिनट की है और एक चरण की साइज 3 डिग्री 20 मिनट की है, तो एक राशि जो कि 30 डिग्री की है उसके अंतर्गत नक्षत्रों के 9 चरण आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 4 4 8 हो गए, 2 नक्षत्र मिलकर के 8 हो गए और एक चरण किसी तीसरे का हो सकता है। मतलब कि एक ही राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आएंगे और उनके, ये डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि किसी नक्षत्र के चारों चरण एक राशि में आए, आगे पीछे हो सकता है। पता चला किसी नक्षत्र का एक चरण एक राशि में आ रहा है, 3 चरण अगली राशि में आ रहा है, और किसी नक्षत्र के चारों चरण किसी राशि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये चीज होती है। अब दूसरी बात मित्रों, नक्षत्रों का महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। एक तो ये, जैसे कि आप सबको समझ में आया कि राशि हमारी मेजर ग्रुप है। जैसे कर्क लग्न में किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब उसके कर्क लग्न के अंतर्गत भी 3 नक्षत्र आएंगे, तो मेजर ग्रुप बना राशियों का, उसके अंदर सब ग्रुप बना नक्षत्रों का। तो जब हमें किसी व्यक्ति के लगने, क्या है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है। अब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन करना हो तो पहले तो सबसे पहले हम कर्क लग्न के जातकों की जो विशेषताएं हैं उसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन चूंकि कर्क लग्न में जब सभी जातकों का स्वभाव एक समान नहीं होता, तो हमको एक्यूरेसी हासिल करने के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़कर के और डीपर लेवल पर जाएंगे। तब हम नक्षत्रों का अध्ययन करेंगे। तो नक्षत्रों के, आपको मैंने बताया कि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आ सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि जब तब अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना हो तब लग्न नक्षत्र का अध्ययन करते हैं। मतलब जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय लगन कौन सा था और उस लग्न की डिग्री क्या थी। तो जो उस समय लग्न की डिग्री थी, वो लग्न की डिग्री जिस नक्षत्र के अंतर्गत आ रही होगी, तो वो पहला तो जो राशि है, जो लग्न में जो राशि आ रही है, वो जातक के व्यक्तित्व को बताएगी, प्लस उसके अंदर लग्न की जो डिग्री होगी, वो डिग्री जिस नक्षत्र के अंतर्गत आ रही होगी, वह नक्षत्र, हर एक नक्षत्र के अपने गुण दोष स्वभाव होते हैं। तो वो नक्षत्र प्लस उस नक्षत्र के स्वामी के अध्ययन से जातक के व्यक्तित्व की एनालिसिस करने में सटीकता मिलेगी, एक्यूरेसी आएगी। जिस प्रकार हम अगर किसी जातक के व्यक्तित्व को डिफाइन करना हो तो पहले तो हम देखते हैं लगन कौन सा है, उसके गुण दोष स्वभाव को देखते हैं, ठीक। और लगन के ऊपर कौन से ग्रह बैठे, लगन में कौन से ग्रह बैठे ये देखते हैं, या किन ग्रहों की दृष्टि लगन पे आ रही है, लग्नेश कहां बैठे हैं, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, या लग्नेश किन ग्रहों के साथ युति में है। ये सारे काम हम नॉर्मली करते हैं जब किसी जातक के व्यक्तित्व को डिफाइन करना हो। लेकिन अब हमें और एक्यूरेसी हासिल करने के लिए और ज्यादा सटीकता हासिल करने के लिए हम राशि के में एक लगन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें एक लेवल और आगे बढ़ करके हमने फर्दर डिवाइड किया नक्षत्र के रूप में, और हमने ये देखा जिस समय लगने का डिग्री जो था वो डिग्री किस नक्षत्र में आ रही है। अब उस नक्षत्र के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, या उस नक्षत्र में तो कोई ग्रह नहीं बैठा है, उस नक्षत्र के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही है, या फिर उस नक्षत्र का स्वामी कहां बैठा है कुंडली में,
किन ग्रहों की दृष्टि उस नक्षत्र के स्वामी के ऊपर आ रही है, या फिर वो नक्षत्र का स्वामी किन ग्रहों के साथ युति में है। जब इन सारी चीजों को हम एनालिसिस करेंगे तब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का सटीक तौर पर हम अध्ययन कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर ग्रह और राशियों से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उसमें भी वेरिएशन आने की संभावना रहती है जो हम बताते हैं, क्योंकि नक्षत्र जो है उस रिजल्ट में वेरिएशन ला सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, या रिजल्ट को ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो हमें अपने प्रेडिक्शंस में, अपने फलादेश में सटीकता लाने के लिए नक्षत्र को भी हमने शामिल किया, और सिर्फ हम भाव या राशि तक सीमित नहीं है, और डीपर लेवल में जाके किस लग्न की डिग्री क्या है, जो लग्न की डिग्री थी उसमें नक्षत्र कौन सा था, उस नक्षत्र के गुण दोषों, जो स्पेसिफिकली हर एक नक्षत्र का गुण दोष स्वभाव होता है, तो उस नक्षत्र के गुण दोष स्वभाव को हमने चेक किया। नक्षत्र का स्वामी कुंडली में कहां बैठा है, लग्नेश के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नक्षत्र स्वामी कुंडली में कहां बैठा है, और किन ग्रहों के प्रभाव में दृष्टि आ रही है, किन ग्रहों की उसके ऊपर, या किन ग्रहों के साथ वो नक्षत्र का स्वामी युति में। अब इन सारी संपूर्ण चीजों का हम अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को इक्वलेंट लेवल पर डिफाइन कर पाएंगे। अब नक्षत्रों का महत्व बहुत ज्यादा है, बच्चों के नामकरण करने में, वर वधु के गुण मिलान में, वर वधु के गुण मिलान में नक्षत्र का बहुत ज्यादा रोल है। विंशोत्तरी महादशा कैलकुलेशन में नक्षत्र का बहुत ज्यादा रोल है। और सबसे बड़ी बात, तो नक्षत्र भी दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया लग्न नक्षत्र, एक हो गया चंद्र नक्षत्र। लग्न नक्षत्र वो हो गया कि जन्म के समय जो लगन था उसमें जो डिग्री थी लग्न की, वो डिग्री जिस नक्षत्र के अंतर्गत आ रही थी वो जो हो गया लग्न नक्षत्र। अब दूसरी बात कि कुंडली में जन्म समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो हमारा हो गया चंद्र नक्षत्र। चंद्रमा जन्म समय जिस भी नक्षत्र में था वो हम आगे हो गया चंद्र नक्षत्र। तो जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं ज्योतिष शास्त्र में, उसमें चंद्र नक्षत्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नामकरण करना, विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करना, वर वधु के गुण मिलान को देखना, बहुत सारी रोल है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह कहा गया है, चंद्रमा मनुष्यो जाता है। तो चंद्रमा जैसे जैसे एक एक पॉइंट आगे बढ़ता है, आपको पता है कि मन में, स्वभाव में, गुणदोष में परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और उसके मूवमेंट के हिसाब से आदमी की जो मेंटेलिटी है, जो उसके सोच विचार है, उसमें फर्क आता रहता है। तो इन फर्कों को हम अभी राशियों के स्तर पर देखते थे, लेकिन हम अब और सूक्ष्म रूप में हम जब जाएंगे तो हमें जातक की मेंटेलिटी के अध्ययन के बारे में, जातक की माइंड का जो उसकी थॉट प्रोसेस है, जो उसका थिंकिंग पैटर्न है, उसकी हम और बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे और सटीक एनालिसिस कर पाएंगे कि अपनी एनालिसिस में हम जब नक्षत्र ज्योतिष को शामिल कर लेते हैं। तो जन्म समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो हमारा चंद्र नक्षत्र बन जाएगा। तो जिस राशि में चंद्रमा था वो राशि जातक के गुण स्वभाव को बताएगी, और उस राशि के अंदर जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हुए थे, उस नक्षत्र का स्पेसिफिकली जो गुण स्वभाव है, वह जातक के व्यक्तित्व को और रिफाइन करेगा, और डीपर लेवल पे उसकी इनर मोस्ट जानकारी, मतलब अगर हम आउटर लेवल की बात करें, उसकी मेजर इंफॉर्मेशन की बात करें, तो हमें राशि और ग्रह से मिल जाएगा। और जातक के व्यक्तित्व को और खंगालना, उसको कह लीजिए पोस्टमार्टम कर देना। कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा अब जिस नक्षत्र में स्थित है, तो जिस राशि में था उसने जातक के मेंटेलिटी के बारे में जानकारी दी। चंद्रमा जन्म समय जिस राशि में था, उस राशि का जो गुण स्वभाव था, उसने जातक के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी। और एक स्टेप जब हम और आगे बढ़ गए, तब हमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसके भी गुण स्वभाव का जब हमने अध्ययन किया, उसके स्वामी कुंडली में कहां बैठे हैं उसको देखा, तब हमें जातक की जो मेंटेलिटी है, उसकी जो सोचने विचारने की जो शैली है, उसका एक्यूरेट फिगर हमारे सामने बन करके आ जाएगा, उसकी एक्यूरेट डिफिनीशन हमारे सामने बन के आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम अपने प्रेडिक्शंस में सटीकता लाने के लिए, फलादेश लाने के लिए नक्षत्र ज्योतिष का उपयोग करते हैं। इसके बहुत और भी सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने बताया आपको।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम जो राशियों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर जो फलादेश करते हैं, उसमें और ज्यादा महीन स्तर पर सटीकता लाने का काम नक्षत्र ज्योतिष करता है। अब ये जो हमारे 27 नक्षत्र मित्रों, पौराणिक कथाएं तो बहुत सारी हैं कि राजा दक्ष की बच्चियां थी जिनकी शादी चंद्रमा से हुई। 27 बच्चियां थी जिनकी शादी चंद्रमा से हुई। उन्हीं के आधार पर ये 27 नक्षत्र के नाम पड़े। तो चंद्रमा जो अपना पथ संचलन करता है, जो अपना मूवमेंट करता है, जो अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट करता है, उसमें इन सारे नक्षत्रों का दर्शन होता है। चंद्रमा पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा 27.3 दिन में कर लेता है। चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो 27.3 दिन में 27.3.9 कर लेता है। 27 कुछ समय कह लीजिए उसमें वो कर लेता है पृथ्वी की परिक्रमा। और आपको पता है कि 27, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने पूरा मूवमेंट कंप्लीट किया पृथ्वी का, वो 27 दिन में कंप्लीट किए। और 27 नक्षत्र है। इसका मतलब एक कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है कि चंद्रमा, आपको पता है कि 2 डिवीजन हो गए भाई चक्र के, एक राशि के रूप में, एक हो गए नक्षत्र के रूप में। तो एक राशि को गोचर करने में चंद्रमा 2.25 दिन का समय लेता है। और मैंने बताया था एक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। तो एक राशि को गोचर करने में चंद्रमा लेता है 2.25 दिन का समय। उसके अंतर्गत एक नक्षत्र को गोचर करने में चंद्रमा लेता है 1 दिन का समय। और मैंने बताया आपको कि नक्षत्रों को जब फर्दर सब डिवाइड किया गया तो हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए। तो राशि को ट्रेवल करने में चंद्रमा ने लिया 2.25 दिन का समय। एक नक्षत्र को गोचर करने में चंद्रमा ने लिया 1 दिन का समय। और जब हम डीपर लेवल पे गए तो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर एक चरण को गोचर करने में चंद्रमा ने लिया 6 घंटे का समय। भाई पूरे नक्षत्र के चारों चरणों को, एक नक्षत्र को गोचर करने में चंद्रमा ने लिया 1 दिन का समय। तो हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए, तो हर एक चरण को गोचर करने में चंद्रमा ने लिया 6 घंटे का समय। ये सारा किया क्यों गया? किया इसलिए किया गया कि हम ज्यादा बारीक स्तर पर, ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर कुंडली का अध्ययन कर पाए। इसीलिए नक्षत्र ज्योतिष को उसमें शामिल किया गया। चंद्र नक्षत्र हमारी मेंटेलिटी के बारे में बताता है। जो हमने राशियों और ग्रहों के आधार पर जो जातक की मेंटेलिटी को डिफाइन किया, उसमें और एक्यूरेसी और सूक्ष्मता और महीनपन चंद्र नक्षत्र लाता है। और लगन के आधार पर हम जातक के व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं। लगन और लग्नेश के आधार पर जातक के व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं। अब उस लगन में जो डिग्री है, वो डिग्री जिस नक्षत्र के अंतर्गत आ रही है वो हो जाएगा जातक का लग्न नक्षत्र। तो अब हम जब जातक के व्यक्तित्व की सटीक एनालिसिस की बात करें तो सिर्फ लगन और लग्नेश का अध्ययन नहीं करेंगे। हम उसके अंदर जो डिग्री पे बच्चे का जन्म हुआ है, वो उस समय जो नक्षत्र था, वो नक्षत्र के भी गुण दोष स्वभाव का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उस नक्षत्र के गुण दोष स्वभाव का असर जातक के व्यक्तित्व के ऊपर डायरेक्टली आएगा। तो वो नक्षत्र प्लस उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में कहां बैठा है, उसका अध्ययन करेंगे। चंद्र नक्षत्र से जातक की मेंटलिटी के बारे में पता लगेगा, लग्न नक्षत्र से जातक के व्यक्तित्व के बारे में पता लगेगा। तो दोनों का ही अपने अपने इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कुछ उदाहरण के लिए बताएं, पहला नक्षत्र अश्विनी है, भरणी है दूसरे नंबर पे। ये आप देखिए, ये नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, ये नक्षत्र और उनके स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन है ये लिखा हुआ है। तो अश्विनी के केतु हो गए स्वामी, भरणी के शुक्र है, कृतिका के सूर्य है, रोहिणी के चंद्र, मृगशिरा के मंगल। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 27 नक्षत्रों के नाम हैं। हर एक नक्षत्र के गुण दो स्वभाव अलग अलग है। और ग्रही नक्षत्र को ही ऑन करते हैं, इनके स्वामी ग्रही होते हैं। लेकिन हर एक नक्षत्र के अलग अलग गुण दो स्वभाव होते हैं। भले नक्षत्रों के अगर हम एक ग्रुप को ले लें जिनका स्वामी एक ही ग्रह है, लेकिन फिर भी उन जिन नक्षत्रों के समूह का स्वामी को एक ग्रह है, उनके उसमें भी हर एक नक्षत्र का अलग अलग गुण दो स्वभाव होगा, क्योंकि वह नक्षत्र अलग अलग राशियों में आ रहे होंगे। तो मित्रों, ये था आज का हमारा बेसिक एलिमेंट्री एपिसोड कि नक्षत्र क्या होता है, क्या रोल है उसका। अब हम आगे एक एक करके 27 नक्षत्रों के बारे में एक एक करके हर एक नक्षत्र का गुण दोष स्वभाव के बारे में जानेंगे। अगर
क्या उसका असर होगा जातक के ऊपर, इसको जानेंगे। तो ये आज हमारी बेसिक एलिमेंट्री एपिसोड था नक्षत्र के ऊपर। इसी क्रम में हम आगे भी एपिसोड लेके आते रहेंगे। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तभी तो नमस्कार, धन्यवाद।